हेलो स्टूडेंट, मैं कमला पांड्या। आज हम लोग सहकारिता में आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग देखने वाले वो है भारत में सहकारी आंदोलन की उपलब्धियाँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत में 1904 में इसका सूत्रपात हुआ था, लेकिन उसके 50 वर्षों तक यहाँ पे उसके आंदोलन में कोई प्रगति नहीं हुई। लेकिन भारत के आज़ाद होने और रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद इसके आंदोलन में थोड़ी तीव्रता आई और उसके द्वारा यहाँ पर कई संस्थाएं स्थापित की गई। इनके प्रयासों के द्वारा उसके काफ़ी लाभ हमें मिले हैं। उनको हम निम्नांकित बिंदुओं द्वारा देख सकते हैं, या हम इसे उसकी उपलब्धि भी कह सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है साहूकारों का एकाधिकार भंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं साहूकार जो कृषि वित्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, उस वक्त इनका लगभग इसमें 70% योगदान होता था और ये कृषकों का बहुत ही शोषण करते थे। लेकिन जब से सहकारी आंदोलन हुए और सहकारी संस्थाएं बनी, लोगों ने इन संस्थाओं से पैसा लेना बहुत ही कम कर दिया है। वर्तमान समय में 15% से भी कम इनका हिस्सा रह गया है कृषि वित्त में। इस तरह से इन सहकारी संस्थाओं ने साहूकारों के एकाधिकार को भंग कर दिया है भारत में। अगला है उन्नत तरीकों के प्रयोग में सहायता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कृषि को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि उसके उन्नत तरीके अपनाए जाएं। कृषि में उन्नत बीज, कृषि यंत्र आदि, और ये सहकारी संस्थाएं ऐसे ही उन्नत बीज, कृषि यंत्र आदि उपकरण को उपलब्ध कराकर कृषकों को उन्नत तरीके से खेती करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अगला है हमारा कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ विपणन व्यवस्था में काफ़ी कमियां हैं, जिसकी वजह से उत्पादकों को ना ही अपनी आवश्यक वस्तुएं मिल पाती हैं और ना ही अपने उपज को वे उचित कीमतों पर बेच पाते हैं। लेकिन सरकारी संस्थाएं जब से आई हैं तब से कृषकों को उनके आवश्यक चीज़ें कम कीमतों पर मिल जाती है और साथ ही उनके उत्पादों का उचित मूल्य भी वे दिलाने में सहायता करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी विपणन व्यवस्था को वो स्थापित कर रहे हैं। अगला है हमारा शोषण से मुक्ति दिलाने में सहयोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1912 के सहकारी अधिनियम के तहत अब हम गैर साख संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग जैसे आवास सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति या बुनाई समिति, ऐसे शाखों का भी हम लोग निर्माण कर सकते थे या अभी कर रहे हैं, जिससे कि इससे जुड़े लोगों को हम लोग आर्थिक स्थिति सुधारने में इसकी हम मदद करते हैं और उन्हें जो शक्तिशाली वर्ग हैं उसके शोषण से बचा सकते हैं। और ये काम मुख्यतः ये सहकारी संस्थाएं ही कर सकती हैं। अगला है हमारा कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों की सहायता। मुख्यतः हमारे जो सहकारी समितियां हैं वे कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को सेवाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम है और हाल के वर्षों में इनकी क्रियाओं में काफ़ी अधिक विस्तार किया गया है और इस कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि उन्हें विकास की ओर मोड़ा जा सके। इस तरह से हम कमज़ोर और पिछड़े वर्गों की सहायता कर सकते हैं इन सहकारी समितियों के द्वारा। अगला है हमारा ग्रामीण विकास का आधार। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो साख समितियाँ हैं मुख्यतः इसमें कृषक और गांव के विकास में बहुत ही योगदान देते हैं। भारत में वर्तमान समय में जो विभिन्न प्रकार की साख संस्थाएं हैं वो लगभग 5.49 लाख सहकारी समितियां हैं और इसके लगभग 50% सदस्य
प्राथमिक कृषि उधार समिति के सदस्य हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का जो आधार है ये प्राथमिक साख सहकारी समितियां ही है, जिससे कि हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अगला है हमारा लोकतंत्र की मजबूती। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके अपने कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता। हम लोगों ने देखा कि यहाँ हमारे जो संस्थाएं हैं इसमें लोग स्वेच्छा से मिल करके कोई भी संगठन बनाते हैं। अगला है लोकतांत्रिक नियंत्रण। मुख्यतः यहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं उस पे निर्णय सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा। अगला है हमारा लाभ का न्यायोचित वितरण। जैसे कि इस सहकारी समिति में जिन लोगों ने जितने भी अपने सहयोग दिए हैं, जिसकी वजह से वो संगठन बना है, उसे उसी के हिसाब से उसके लाभ का वितरण किया जाता है। और अगला है हमारा संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। यहाँ पे जो भी साधन प्रयोग में लाए जाते हैं मुख्यतः उसका उचित प्रयोग ही किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक मूल्य एक होते हैं, जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है ये, तो यहाँ पे मजबूती मिलती है कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सहकारी संस्थाएं हैं उनका निर्माण का जो प्रक्रिया है वो भी मुख्यतः लोकतांत्रिक पद्धति से ही होती है। इस कारण से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगला है हमारा सहकारी कृषि उधार में लगातार वृद्धि। जैसे कि हमने कहा ये हमारे यहाँ पे पहले इसमें प्रगति नहीं थी, लेकिन रिज़र्व बैंक और सरकार की वजह से ये जिनके आंदोलन में प्रगति हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो ऋण वितरण दिया है, जैसे कि 1994-95 में 9,462 रुपये का इन्होंने ऋण दिया था, जो अभी लगभग 2010-11 में 70,105 करोड़ रुपए का हो गया है। और आज ये कुल संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह में इनका हिस्सा लगभग 16% है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सहकारी कृषि उधार में लगातार वृद्धि हो रही है। अगला है हमारा सहकारी भावना का विकास। जैसा कि हमने पहली कक्षा में पढ़ा कि सहकारिता का अर्थ ही होता है मिलजुल कर किसी उद्देश्य के लिए किसी काम को करना, और ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, वरना हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहकारी भावना का विकास होना बहुत ही आवश्यक है, और यह सहकारी संस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को कर पा रही है। अगला जो चीज़ है हम उसको देखेंगे कि भारत में सहकारी आंदोलन की असफलताएं। इसमें सबसे पहला है सहजता का अभाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ सहकारिता के विकास के लिए वर्ष 1904 में पारित सहकारिता कानून के 116 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर इसके कुछ आलोचकों का कहना है कि इसे जिस तरह से सफलता मिलनी चाहिए थे उतनी सफलता इसे नहीं मिली। इसके कई कारण हैं, तो उन्हीं कारणों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला हम लोग देखेंगे वो है सहजता का अभाव। तो मुख्यतः यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जब सहकारिता आंदोलन चलाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वयं से प्रेरित होकर संगठन बनाना, लेकिन यहाँ पे लोग इस चीज़ को नहीं समझ सके। उन्हें लगा कि ये जो संस्थाएं हैं मुख्यतः सरकार की कोई संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करती है। इस कारण से यहाँ पर लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से संस्थाएं नहीं खोली, और ये हमारी जो सहकारिता आंदोलन है वो यहाँ पे प्रभावशाली रूप से अपनी जगह नहीं बना पाई। दूसरा है हमारा अकुशल सरकारी तंत्र। यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ जो सहकारी संस्थाएं हैं
उनके जो आदर्श होते हैं या उनके जो सिद्धांत होते हैं, मुख्यतः यहाँ पे जो भी अधिकारी है, कर्मचारी हैं, जिनका कि इनका कार्यभार दिया गया था, वे उस चीज़ को नहीं समझ सके और वे इस काम को करने में नाकाम रहे। यह भी एक कमी है जिसकी वजह से भारत में ये आंदोलन असफल हो गया। अगला है हमारा वित्त साधनों का अभाव। ये आज भी हमारे यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग सहकारिता आंदोलन शुरू करने वाले थे तो इसका उद्देश्य था कि जो भी सदस्य होंगे उसकी बचतों के आधार पर हम लोग कार्यशील पूंजी में योगदान देंगे और आपके केंद्र और जिला के जो संस्थाएं हैं वो उन आकर्षण जमाओं को आकर्षित करेंगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये केंद्र और राज्य संस्थाएं थी वो लोगों से वे पर्याप्त जमाएं आकर्षित नहीं कर सकी। इस कारण से हमारे यहाँ जो भी संस्थाएं बनी उसमें वित्तीय साधनों का बहुत ही अभाव रहा। इस कारण से भी हमारे यहाँ सहकारी आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाई। अगला है हमारा केवल उत्पादन कार्यों के लिए ही ऋण। हम लोग जानते हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति के लिए केवल उत्पादन कार्य नहीं बल्कि उसके अनुत्पादक कार्य भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी संस्थाएं बनी उसके मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देना था। इसीलिए कुछ लोग साहूकारों, महाजनों आदि के पास से भी ऋण लेते रहे, जिस कारण से यहाँ जिस उद्देश्य से ये स्थापित किए गए थे वे अपने कार्य को करने में असफल रहे। यह भी एक कारण था। अगला है हमारा साख समितियों की बहुल्यता। जैसे कि हमारे यहाँ पे 1912 में किया गया था कि गैर साख समितियाँ भी हम लोग गठित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साख समितियाँ ही हैं जो केवल ऋण देती है, लेकिन उसके विपणन व्यवस्था, उसकी सिंचाई व्यवस्था, उसके दूसरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई समितियाँ नहीं थी। इस कारण से हमारे यहाँ जो जिस उद्देश्य से बनानी थी हमें साख समितियाँ, वो नहीं हो पाई और हमारे यहाँ सहकारी आंदोलन असफल हो गया। अगला है हमारा गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रतिस्पर्धा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे निजी क्षेत्रों द्वारा इन सहकारी संस्थाओं को काफ़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी। ये जैसे कि यहाँ पर हमारे बैंक संस्थाएं हैं, जैसे ये साहूकार आदि के द्वारा इनको काफ़ी प्रतिस्पर्धा की गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो ये सरकारी संस्थाएं थी वे आगे नहीं बढ़ पाई। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं उसमें भी हम ऐसी असफलताएं पढ़ेंगे और उसके सुझाव। तो आज तक इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे।